प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट में आज अपन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, लास्ट टर्म पर भी अपन ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक किसी भी संस्था का एक प्रमुख कार्य होता है और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती है। ये सब अपन जानते हैं। संस्था के उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही प्रशस्त होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हम किस तरीके से करते हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं, तो उसमें एक प्रमुख प्रकार अपन ने पहले भी उसका अध्ययन किया है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आज उसी कड़ी में अपन आगे बात करेंगे रेखा संगठन, यानी जिसको अपन लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है लाइन एंड स्टाफ, यानी रेखा और कर्मचारी संगठन। देखिए, पहले अपन बात कर रहे हैं रेखा संगठन की, या जिसको अपन लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे प्राचीन स्वरूप है, सबसे सरल प्रारूप है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं बाद में हम उसके कई प्रकार, कई स्वरूप आगे अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो सभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका निर्माण या उनका जन्म जो है वो रेखा ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ परिवर्तन करके, कुछ हेरफेर करके हुआ है। यानी एक तरह से रेखा संगठन जो है वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की एक नींव है। इसी के आधार पर दूसरे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बने हैं। उनको मॉडिफाई करके, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे संगठन जो है उसका निर्माण होता है। तो रेखा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इसमें देखिए बहुत सीधा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। इसमें शीर्ष स्तर पर एक व्यक्ति है, उसके अधीन एक दूसरा व्यक्ति है, उसके अधीन तीसरा व्यक्ति है। इस तरह से जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ए टॉप लेवल पर है, ए के अंडर में बी और सी दो व्यक्ति हैं। ए जो है वो बी को भी ऑर्डर दे रहा है, ए जो है वो सी को भी ऑर्डर दे रहा है। इसी तरह से बी के अंडर में मान लीजिए फिर 3 व्यक्ति हैं, और इसी तरह से सी के अंडर में 3 व्यक्ति हैं। यानी ए के अंडर में बी और सी हुए, बी के अंडर में 3 व्यक्ति हुए, सी के अंडर में 3 व्यक्ति हुए। इसी तरह से हम ऊपर से नीचे लंबवत वर्टिकल रूप में बढ़ते चले जाते हैं, तो यही लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे प्रमुख इसकी विशेषता ये होती है कि बहुत सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन है, और अधिकार जो हैं वो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, और उत्तरदायित्व जो है वो नीचे से ऊपर एक सीधी रेखा में चलते हैं। ए ने बी को कोई ऑर्डर दिया, अब बी जो है वो सीधे ए के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप जो है, जैसे आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे संस्था में सबसे ऊपर जो है वो संस्था के ओनर हो गए, संस्था का मालिक जो है वो हो गया। उसके अंदर में संस्था का आप कह सकते हैं चेयरमैन हो गया। चेयरमैन के अंडर में जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया। उसके अंडर में जो है वो 3 और अधिकारी हो गए। उसके अंडर में मान लीजिए डिपार्टमेंटल हेड हो गए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हो गया, इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड हो गया। उनके अंडर में फाइनेंस वाले के अंडर में 3 व्यक्ति हैं, प्रोडक्शन वाले के अंडर में 3 व्यक्ति हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपर से नीचे हम चल रहे हैं, तो यही लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें बहुत सीधा सा इसका स्वरूप है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। सीधा स्वरूप होने की वजह से इसमें ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत सीधा सीधा डिवीज़न होता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं होती है। फिर
जब बहुत सीधा सीधा डिवीज़न होता है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति को पता है कि उसके क्या अधिकार हैं, उसका क्या उत्तरदायित्व है, वो किसके प्रति जवाबदेही है। तो इस वजह से जो है संस्था में अनुशासन बनाना जो है वो बहुत आसान रहता है, तुरंत रहता है। जब सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं तो इसमें फॉर्मेलिटीज़ या औपचारिकताएं जो हैं वो बहुत नाम मात्र की होती हैं। इसलिए रेड टेपिज्म जो एक शब्द होता है उसका लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी आप बहुत सारी औपचारिकताएं करते हैं और एक्चुअल स्तर पर देखें तो काम जो है वो नगण्य या शून्य के बराबर है, वो रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है। अनावश्यक कार्यवाही, अनावश्यक कागजी कार्यवाही, अनावश्यक ज़्यादा समय लगना, फाइलों का इधर से उधर जाना, मूवमेंट, ये सब लाल फीताशाही की निशानी होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में देखिए परिवर्तन करना जो है वो बहुत आसान होता है, बहुत सुगम होता है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी जो है वो सारी की सारी एक व्यक्ति के पास कन्फाइंड है, सीमित है, उस व्यक्ति ने दूसरे को दे रखी हैं। तो यदि आपको कोई डिसीजन में परिवर्तन करना है या कोई नया चेंज करना है तो वो अपेक्षाकृत आसान होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत सुगम होती है, आसान होती है, शीघ्र निर्णय जो हैं वो संभव हो पाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होता है। तो ये सारे जो हैं वो अपन कह सकते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से एडवांटेजेस हैं, इसके लाभ हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि अपन बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कठोर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इट इज़ ए रिजिड ऑर्गेनाइजेशन। रिजिड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो हो गया या जो कह दिया वो कह दिया, उसमें आप फिर ज़्यादा हेर फेर या परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लोचशीलता है, वो बहुत सीमित है, बहुत कम है। फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा दोष जो है वो यही होता है कि इसमें जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल से मतलब केवल एक ही व्यक्ति को आप इसमें शामिल मत कीजिए, यानी टॉप के जो 2-4 अधिकारी हैं किसी बड़ी संस्था के, वो ही अल्टीमेटली सब चीज़ों पर डिसीजन ले रहे हैं, वो ही सारे कार्यों का निर्धारण कर रहे हैं। तो यानी एक तरह से उनका कार्यभार जो है वो अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ जाने का मतलब ये है कि एक तरह से पूरी संस्था का दारोमदार उन्हीं के ऊपर आ जाता है। तो वो क्या है कि ओवरबर्डन हो जाते हैं। ओवरबर्डन होने की वजह से उनको कार्य के निष्पादन में दिक्कत आती है और वो चीज़ फिर जो है वो नीचे के स्तर तक रिफ्लेक्ट होती है। फिर इसमें अगली बात ये होती है कि जो टॉप या शुरू के 2-3 स्तर के अधिकारी हैं, उनके पास कोई एक्सपर्ट्स की राय नहीं है, विशेषज्ञों की राय नहीं है। तो उनको खुद के स्तर पर ही सारे डिसीजन लेने हैं, निर्णय लेने हैं और उसको नीचे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इस वजह से क्या है कि जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं वो अनावश्यक दबाव में काम करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं, और प्रेशर में काम करने की वजह से क्या है कि उनके डिसीजंस जो हैं वो प्रभावित होते हैं और उसका असर नीचे के स्तर पर आता है। नीचे के स्तर पर जब आप जिम्मेदारी देते हैं तो आसानी से अधीनस्थ जो है उस जिम्मेदारी का पालन करने में असमर्थ अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि उस पर उच्च अधिकारी का प्रेशर, दबाव ज़्यादा रहता है। तो कुल मिलाकर ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी कमी है कि इसमें आपको कहीं विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, उसकी आपको कोई राय नहीं मिल रही है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए, उसी कमी को दूर करने के लिए फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्प्रूवमेंट हुआ और उसका नाम हुआ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी रेखा और कर्मचारी संगठन।
देखिए, रेखा और कर्मचारी संगठन में सिर्फ एक ही बात इसमें हमने ऐड कर दी रेखा संगठन में, कि जो इसमें आपने लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अधीनस्थ को आपने कोई कार्य सौंपा है, तो अधीनस्थ की सहायता के लिए, उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर आपके पास विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। यानी जो कर्मचारी शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो कर्मचारी का मतलब विशेषज्ञ है, जो उसको उस फील्ड में जो उसके जिसका वो विशेषज्ञ है, उसको राय देने की स्थिति में होता है। अब जैसे मान लीजिए ए के अंडर में बी है और बी के अंडर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड भी है और बी के अंडर में फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड भी है और बी के अंडर में ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड भी है। तो ये जो जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, उसकी सहायता के लिए मान लीजिए आपने एफ को एक्सपर्ट नियुक्त कर दिया, तो एफ का काम जो है वो जिसका वो सहायक है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का वो सहायक है, तो उसका काम जो है उसको राय देने का है, उसको सलाह देने का है वित्तीय संबंध में, क्योंकि वो फाइनेंस का एक्सपर्ट है, वित्त के विषय में वो विशेष जानकारी रखता है। तो उसका असर ये पड़ता है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, जो हो सकता है कि अपने विषय का बहुत अच्छा एक्सपर्ट विशेषज्ञ नहीं हो, उसको विशेषज्ञ की राय मिल जाती है और उसकी राय के आधार पर वो अच्छा कार्य करने की स्थिति में होता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि एक्सपर्ट जो है, विशेषज्ञ जो है, या जिसको अपन ने कर्मचारी का नाम दिया है, संज्ञा दी है, वो सिर्फ राय दे सकता है, उसको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। डिसीजन लेने का अधिकार तो किसको है? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, उसी को उसका अधिकार है। वो केवल राय देगा, उसकी राय को मानना या न मानना फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली जो है अपने से ऊपर के अधिकारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो विशेषज्ञ जो है वो राय देता है और राय को मानना या न मानना उसके रेखा अधिकारी यानी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है उस पर निर्भर करता है। तो कई बार क्या होता है कि जो अधिकारी है और जो एक्सपर्ट है, उन दोनों में विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कहता है कि साहब ये मेरी राय नहीं मानता है। तो बहुत से उसके कारण हो सकते हैं, उसके बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अभी सिर्फ